हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी हमने जैसे देखा कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो इसमें एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया हुआ है कि 1 तारीख को हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और मार्च में हमारा पेपर है। तो इसलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया हुआ है डीएसएसबी के लिए। ये आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। ठीक है, तो डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए हम सबसे पहले जो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल है उसमें हम जो बुक को रेफरेंस लेंगे वो लेंगे हम आर के बंसल सर की बुक, ये वाली बुक को हम रेफरेंस लेके चलेंगे। ये स्टैंडर्ड बुक है और जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है वो टीसीएस वाले वो कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसी बुक से सारा जो स्टैंडर्ड बुक है उससे सारा डाटा उठाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है हमको आर के बंसल सर की बुक से, स्टैंडर्ड बुक से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर, वो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले, तो देखते हैं फिर क्या क्या है इसमें। तो आज इसमें पढ़ेंगे हम कुछ जो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल होती है, जैसे डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, होमोजीनियस मटेरियल हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, टेनेसिटी हो गया, फटीग हो गया और इंड्योरेंस लिमिट हो गया। तो ये क्या क्या होती है, ये मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से जो जैसे मानो अगर एसएससी जेई है, एसएससी जेई में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे डीएसएसबी जेई में भी, डीएसएसबी के जेई में भी, जेई या एई में भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जो यूकेपीएससी है उसके जेई में इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने डीएसएसबी जेई के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें एसएससी जेई भी कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये भी टीसीएस पैटर्न पे चलता है और इन दोनों के जो एग्ज़ाम होते हैं वो हमको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना पड़ेगा। जो जैसे स्टैंडर्ड बुक चलती है भाई बीटेक में चलती है, कई लोग जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो पढ़ना है हमको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना, आर के बंसल सर की बुक से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डक्टिलिटी से, कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं, थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मानो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, एक एग्जांपल है। जैसे ये कोई एक मानो ये मटेरियल है। ठीक है, ये कोई मटेरियल है, इसको हमने फिक्स करा हुआ है यहाँ पे से। अब क्या होगा, इसको हम खींच रहे हैं। ठीक है, इसको हम खींच रहे हैं। ठीक है, एक टेंशन फोर्स दे रहे हैं, इसमें खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा, कुछ डिफॉर्म होने लगेगा। ठीक है, डिफॉर्म होगा कि क्या हो जाएगा, ये कुछ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलॉन्गेशन होने लग जाएगा, डिफॉर्म होने लग जाएगा। ठीक है, ये होने लगे डक्टिलिटी में। अब ठीक है, अब क्या होता है कि जो डक्टिलिटी में होता है, क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, मोर देन 5% होता है। ये याद रखने वाली बात है। डक्टिलिटी में क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, मोर देन 5% होता है। ठीक है, मोर देन 5% होता है। अब ठीक है, मानो कि अगर ये 100 मीटर की कोई वो है। ठीक है, 100 मीटर लेंथ की कोई वो है, मटेरियल है। अब उसका अगर हम डिफॉर्मेशन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक, अगर यहाँ तक देखेंगे हम, यहाँ तक देखेंगे तो 5% का डिफॉर्मेशन हुआ होगा यहाँ तक। अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे तक 5% का डिफॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, क्या हो रखा है, 5% का डिफॉर्मेशन हो रखा है। पर अगर इस लिमिट के बाद अगर ये और आगे डिफॉर्मेशन होगा तो ये क्या कहलाएगी, हमारी डक्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा ही क्या हो गया, मोर देन 5% क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। ठीक है, डिफॉर्म्ड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा डक्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा डक्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है, डक्टिलिटी में क्या होता है, जो मटेरियल होता है, डक्टिलिटी में क्या होता है, जो मटेरियल होता है उसको हम थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थिन प्लेट में नहीं, थिन वायर में। थिन प्लेट किस में होता है, मेलेबिलिटी में होता है। ये क्या है, हमारा थिन वायर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, डक्टिलिटी के बारे में थोड़ा लिखेंगे। ये याद रखना, ये आते हैं उसमें, ये आएंगे।
डक्टिलिटी, अब कैसे इसको लिखेंगे हम, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इज द प्रॉपर्टी of ductility is the property of, ductility is the property of a material, of a material, of a material by virtue, by virtue of which, by virtue of which it can be, it can be drawn, it can be drawn, it can be drawn into, it can be drawn into wires, wires, thin wires, into thin wires, thin wires before rupture, ठीक है, बिफोर रप्चर। क्या इसमें क्या लिखा हुआ है कि डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि उसको हम थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं, और उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो कितना होता है, वो हमारा 5% से ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, 5% से ज़्यादा होता है, और उसको क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में, जो थिन वायर्स होते हैं ना, जैसे मतलब ये मटेरियल मान लो, तो इसको हम खींच के बिल्कुल एक पतला सा तार बना सकते हैं, ठीक है, तार बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। कब, रैप्चर मतलब टूटने से पहले, टूटने से पहले, मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना मटेरियल का, उसको खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो टूट जाएगा, तो उस टूटने से पहले तक उस जितना भी लंबा तार बना होगा, उस किस वजह से बना, वो डक्टिलिटी की वजह से बना है, ठीक है। डक्टिलिटी क्या हमारी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल की, ठीक है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की। और हम उस मटेरियल को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, क्या है, डक्टाइल मटेरियल है हमारा, ठीक है। और इसमें जो इलोंगेशन होता है, वो जो इलोंगेशन या जिसको डिफॉर्मेशन कहते हैं, वो कितना होता है, वो मोर देन 5% होता है, ये याद रखना कि मोर देन 5% इसमें डिफॉर्मेशन होता है। और डक्टिलिटी से क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, रैप्चर होने से पहले तक जितने भी वो थिन मटेरियल को थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो हमारा डक्टिलिटी होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डक्टिलिटी कहता है, होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक नोट पॉइंट लिखना, वो मैं हिंदी में ही लिखा देता हूँ आपको, एक नोट पॉइंट लिखना समझाने के लिए, ये 5% वाला नोट पॉइंट लिख देता हूँ, नोट पॉइंट लिख देता हूँ। नोट पॉइंट है कि जो है क्या है, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलास्टिक स्ट्रेन, जिसकी इलास्टिक स्ट्रेन 5% से अधिक होती है, अधिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक स्ट्रेन क्या होती है, 5% से अधिक होती है, डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, 5% से अधिक होती है। और अब थोड़ा एक और पॉइंट लिखना कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है, जो ये डक्टाइल मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, पहला होता है हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है। क्या होता है डक्टाइल मटेरियल में, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। दूसरा क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, क्या होती है, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ होती है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इसमें क्या होता है, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, प्लास्टिसिटी होती है उसके अंदर, डक्टाइल मटेरियल के अंदर, अच्छा, पर उसके लो डिग्री इलास्टिसिटी क्या होती है, उसमें लो डिग्री होती है, उसमें लो डिग्री की कम होती है, उसमें इलास्टिसिटी वो होती है हमारी डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, दूसरा आता है हमारे पास ब्रिटलनेस, कि ब्रिटलनेस क्या होता है, अब इसको समझेंगे थोड़ा, ठीक है। अब जैसे क्या एक चीज़
ये लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूँ। अब क्या होता है कि जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, अप्लाइड मैकेनिक्स जो होती है, अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या किसके बारे में पढ़ते हैं हम, रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी है, इसमें कंप्रेशन फोर्स लगा, इधर से भी कंप्रेशन फोर्स लगा, इधर से भी कंप्रेशन फोर्स लगा, इधर से भी कंप्रेशन फोर्स लगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिजिड बॉडी में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन ही नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या नहीं होती, इसमें क्या नहीं होती, डिफॉर्मेशन नहीं होती, डिफॉर्मेशन नहीं होती। क्या होता है, कंप्रेशन लोड इधर से भी लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, और ये सीधा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सीधा टूट जाएगा ये, ठीक है। इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता। और जैसे अब क्या होता है, अगर इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए और ये डायरेक्ट टूट जाए तो ये हमारे लिए खतरे की बात है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और डिफॉर्मेशन बॉडी के बारे में, जैसे हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में तो हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, और डिफॉर्मेशन बॉडी में डिफॉर्मेशन बॉडी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, हम सोम में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलो या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बोलो या कोई भी बोलो, या मॉस बोलो, मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर बोलो या स्ट्रेंथ पढ़ो, जो भी है ये होता है, ठीक है। इसके बाद हमने डक्टिलिटी तो पढ़ ली। क्या होता है, इससे 5% से ज़्यादा हमारा 5% से ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है, और थिन वायर से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा क्या आता है हमारे पास, दूसरा आता है हमारे पास ब्रिटलनेस। क्या आता है हमारे पास, ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होता है, अब ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है कि मानो ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है हमारे पास, इसको फिक्स करा हमने मटेरियल, और ये इसमें हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, कोई फोर्स लगाया हमने, टेंसाइल फोर्स लगाई इसमें हमने, तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। अगर इसकी जो डिफॉर्मेशन है, जो ये डेल्टा है, ये जो इसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, अगर वो 5% से लेस हो, 5% से कम हो, तो उसको हम, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, ब्रिटलनेस। उसके किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। और जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 5% से कम डिफॉर्मेशन होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा, 5% से कम हमारे डिफॉर्मेशन होगा। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि ब्रिटलनेस क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ब्रिटलनेस में क्या होता है, ब्रिटलनेस में पढ़ा देता हूँ मैं, ये क्या होता है, लैक ऑफ डक्टिलिटी के कारण, लैक ऑफ डक्टिलिटी की कमी से क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो डक्टिलिटी होता है, यहाँ पे बता देता हूँ, जो डक्टिलिटी जो होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रिटलनेस के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डक्टिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, ब्रिटलनेस के होता है। मतलब इसका मतलब क्या बोला जाएगा कि अगर डक्टिलिटी बढ़ेगी तो ब्रिटलनेस क्या होगी, कम होगी, और अगर डक्टिलिटी कम हो रही होगी तो ब्रिटलनेस क्या होगी, हमारी बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारे ब्रिटलनेस के बारे में है, ठीक है। ब्रिटलनेस में क्या होता है, 5% से कम की हमारी डिफॉर्मेशन होती है, 5% कम की क्या होती है, हमारी डिफॉर्मेशन होती है, 5% कम की। डक्टिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रिटलनेस के, ठीक है। किसके वजह से ब्रिटलिटी, इसमें लिख सकते हैं ब्रिटलनेस में क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ डक्टिलिटी के कारण हमारा क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है, ठीक है। क्या इसको हम लिख सकते हैं, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज ब्रिटलनेस, ठीक है। अब इसके बारे में उसमें लिखते हैं, थ्योरी में लिखते हैं। बाकी जो अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स दे दूंगा हिंदी में, ठीक है। मैंने हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं, वो मैं दे दूंगा आपको। हमारा टेलीग्राम में चैनल है, उसको आप फॉलो कर लेना, वो है क्लासरूम नॉलेज के नाम से, क्लासरूम नॉलेज के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। उसमें मैं आपको PDF भेज दूंगा इसकी, वहाँ पे आप इसको फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ब्रिटलनेस, इसके बारे में लिखते हैं, ब्रिटलनेस इसके बारे में लिखते हैं। ब्रिटलनेस में लिखेंगे
ये जो थ्योरी लिखा रहा हूँ मैं आपको बुक से लिखा रहा हूँ। इसको लिख लेते हैं हम इस कारण से कि अ मटीरियल इज नोन एज brittle material. A material is known as brittle material in which no deformation takes place and loading but fails by rupture. इसमें कहने का मतलब यही है, सिंपल भाषा में समझो कि जो ब्रिटलनेस होता है 5% से कम लेस डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। 5% से कम इसमें डिफॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, जो डक्टिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रिटलनेस के, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो डक्टिलिटी होता है वो रेसिप्रोकल, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, ब्रिटलनेस के, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है ब्रिटलनेस के, ठीक है। इसमें डिफॉर्मेशन कितना होता है, 5% से कम होता है, ठीक है। अब जो इसके एग्जांपल्स याद रखना, इसके ब्रिटलनेस के, ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल याद रखना, ये लिख लिया होगा आपने, तो ये बता देता हूँ। इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कभी कभार, तो जो एग्जांपल हैं वो हैं हमारे, एक तो होता है कास्ट आयरन, एक हो गया कास्ट आयरन, एक हो गया हमारे पास हाई कार्बन स्टील, ठीक है, और क्या हो गया, स्टोन हो गया, क्रेमिक मटेरियल हो गया, और ग्लास हो गया हमारे पास, ग्लास क्या होता है, ग्लास होता है हमारे पास आइडियल ब्रिटल मटेरियल। अब ये याद रखने वाली चीज़ है, ये क्या है, आइडियल ब्रिटल मटेरियल। अब क्या होता है कि अगर जैसे क्वेश्चन, अगर हमसे पेपर में पूछ लिया कि इनमें से कौन सा आइडियल ब्रिटल मटेरियल है, और ऑप्शंस में दे दिया हमको कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, स्टोन दे दिया, ग्लास दे दिया, तो हमने कहाँ टिक लगाना है, ग्लास में हमको टिक लगाना है, ठीक है। ग्लास में क्या आइडियल ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये लिख लेना। ग्लास क्या है हमारा, ग्लास हमारा आइडियल ब्रिटल मटेरियल है, ग्लास क्या है, आइडियल ब्रिटल मटेरियल, ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लिख लेना। और इसमें जो नोट पॉइंट में जो यही लिखना है, इसमें नोट पॉइंट में क्या लिखना है इसमें, कि हिंदी में बता देता हूँ कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है, जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिनमें 5% से कम इलास्टिक स्ट्रेन होता है, 5% से कम इलास्टिक स्ट्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ता हूँ होमोजीनियस मटेरियल के बारे में, ठीक है। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। तो अब तीसरा हम पढ़ेंगे, जो तीसरा पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मटेरियल, कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मटेरियल। एक मिनट तीसरा पढ़ेंगे हम होमोजीनियस मटेरियल, ये क्या होता है। अब मानो जैसे ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है,
मतलब कोई स्टील मान लो, कुछ भी स्टील मान लो, ये स्टील का मटेरियल है, ठीक है। तो क्या होगा, तो उसके हर एक सेक्शन पे जो उसकी डेंसिटी होगी वो कितना होगा, 7850 kg पर मीटर क्यूब। मतलब कोई एक मटेरियल है, ठीक है। कौन सा मटेरियल, स्टील का मटेरियल ले रहे हैं हम, स्टील ले रहे हैं हम, ये स्टील है हमारे पास। और इसका जो हर एक सेक्शन पे, मतलब इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे जो इसकी डेंसिटी होगी, वो कितनी होगी, 7850 kg पर मीटर क्यूब। यही होता है ना, स्टील की क्या होती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब क्या होती है, डेंसिटी होती है, ठीक है। तो उस ये मटेरियल हमने स्टील माना है, इसके हर एक सेक्शन पे अगर हम कहीं से भी सेक्शन काट लें, या इसको मतलब अगर हम काट के 2 कर दें, तो फिर भी इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, 7850 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये होता है होमोजीनियस। इसके बारे में लिख लेते हैं, होमोजीनियस के बारे में क्या होता है। होमोजीनियस होता है if a material have same identical properties, every cross section throughout volume of the material, throughout the volume of material, it is known as homogeneous मटेरियल। अब आगे ये होमोजीनियस मटेरियल हम हर चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम बेंडिंग इक्वेशंस पढ़ेंगे, जब हम टॉर्जन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे वहाँ कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो होमोजीनियस मटेरियल होता है उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेम होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन, हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द मटेरियल। मतलब कितना कैसा भी, मतलब हमने अभी एक एग्जांपल लिया था आपको, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मानो ये स्टील है, तो स्टील का अगर हम उसको बीच में से 2 भी कर दें, ब्रेक भी कर दें, फिर भी इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, 7850 kg पर मीटर क्यूब रहेगी, ठीक है। चाहे हम इसको ब्रेक करते रहे तभी कितनी होगी डेंसिटी, कितनी होगी 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो यही बोल रहा होमोजीनियस मटेरियल में, क्या बोल रहा है कि जो मटेरियल है उसकी सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए हर क्रॉस सेक्शन में थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मटेरियल। मतलब कि अगर हमने कोई मटेरियल लिया हुआ है, मानो ये स्टील लिया हुआ है, उसको अगर हम काट के 2 भी कर दें, 4 भी कर दें, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 7850 kg पर मीटर क्यूब होगी, ठीक है। ये होमोजीनियस मटेरियल। अब क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल में हम क्या पढ़ते हैं, होमोजीनियस मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास आइसोट्रॉपिक, एक क्या होता है हमारे पास आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, और एक क्या होता है अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, ठीक है। अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, ठीक है। अगर आप लिख नहीं पाओगे, डेफिनेशंस लिख नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको क्या करूँगा, अब मेरे क्लासरूम टेलीग्राम चैनल कौन सा है, टेलीग्राम चैनल है मेरा क्लासरूम नॉलेज के नाम से, मेरा चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं भेज दूंगा आपको सब कुछ। तो क्या होता है कि होमोजीनियस जो मटेरियल होता है, हमको पहले होमोजीनियस मटेरियल में क्या होना चाहिए, जो सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसकी थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, उसको होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। अब होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल, एक होता है अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब पढ़ते हैं हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में। आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है हमारा, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, इसमें लिखेंगे इफ अ मटेरियल हैव सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज किसमें, इलास्टिक प्रॉपर्टीज,
जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज जैसे क्या होते हैं, यंग मॉडुलस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वो थर्मल कोफिशिएंट हो गया, ये सब कुछ हो गए, ये क्या आता है हमारे इलास्टिक वो होते हैं हमारे पास, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है ये लिख लो ना पहले कि इफ अ मटेरियल हैव सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, अगर मानो हमने कोई ऐसा मटेरियल ले रखा है जिसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सेम है, कौन सी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, इलास्टिक वाली, इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब यंग मॉडुलस हो गया, थर्मल कोफिशिएंट हो गया, उसका जो हो गया वो क्या है, सेम है हर डायरेक्शन में, मटेरियल के हर डायरेक्शन में सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब जैसे मान के चलो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, कि मान के चलो कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ढंग से बना देता हूँ कि ये कोई हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, ये कोई हमारे पास मटेरियल है, और इसकी जो डायरेक्शंस है, मतलब ये डायरेक्शन, तो इन सारे डायरेक्शन में, इन ये जो डायरेक्शन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो इनकी जो डायरेक्शंस हैं इसमें जो क्या होना चाहिए, ई, यंग मॉडुलस, ई को क्या बोलते हैं हम, यंग मॉडुलस, जो होगा सेम होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, जो होती है हमारी यंग मॉडुलस, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। अब होता है ना स्टील में क्या होता है, स्टील के लिए क्या होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है ना 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है किसका, स्टील का। तो मानो ये स्टील है, तो इसके जो हर क्रॉस सेक्शन पे होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, यंग मॉडुलस हमारा सेम होता है, स्टील का यंग मॉडुलस सेम होता है ना 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो इसका थर्मल कोफिशिएंट होगा वो भी सेम होगा, हर डायरेक्शन पे सेम होता है ना, तभी तो हम कंक्रीट को क्यों करते हैं, कंक्रीट स्टील को कंक्रीट के साथ यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों की जो थर्मल कोफिशिएंट होती है वो बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी में एक्सपैंड होगा या विंटर में तो उसको वो होगा कम होगा या ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, इस वजह से हम स्टील को यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम को यूज़ नहीं करते, क्योंकि एल्युमिनियम की जो थर्मल कोफिशिएंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो 23 के बराबर होती है, ठीक है, और इनकी स्टील और की कितनी होती है, 11 के करीबन होती है स्टील और की। तो ये है इसका सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है अनआइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अनआइसोट्रॉपिक के बारे में। ये अनआइसोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, इफ द मटीरियल, if a material have different properties in all direction, it is known as anisotropic मटेरियल, इट इज़ नोन एज अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मानो कि ये कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है हमारे पास, मान के चलो ये कोई मटेरियल है। अब जो इसकी जो डायरेक्शंस हैं, इसमें हर जगह जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अलग होगी, डिफरेंट होगी, एक जैसे सेम नहीं होगी। सेम किस में होती है, आइसोट्रॉपिक में होती है, पर इसमें क्या होगी, सेम नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनआइसोट्रॉपिक बोलेंगे। एक आता है फिर हमारे पास ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल भी आता है एक हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। एक क्या आता है हमारे पास, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। एक क्या आता है हमारे पास, एक आता है हमारे पास ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, इसके बारे में भी लिख लेना। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में होता है इफ द मटेरियल हैव different properties in 3
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, it is known as orthotropic. It is known as orthotropic material. It is known as ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है? ऐसी मटेरियल जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में. ठीक है, बात याद करने वाली क्या है? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. ये याद करने वाली बात है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में उसकी क्या होती है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. उसको क्या कहते हैं? हम ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जो हमेशा आता है कि नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट. ठीक है, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एसएससी जेईई में हर जगह पूछा ही जाता है. ये स्टेट जेईई में भी पूछेगा ये. ठीक है, एक मिनट देना जरा. ठीक है, अब लिखना, एक तरफ लिखना, इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत. ये क्या लिखना? एक जगह लिखना टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक तरफ लिखना टाइप ऑफ मटेरियल्स, और दूसरा लिखना नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट. ठीक है, एक तरफ लिखना टाइप्स ऑफ मटेरियल और दूसरी तरफ लिखना नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट. ठीक है, तो क्या होता है कि पहला मानो होमोजीनियस मटेरियल या आइसोट्रॉपिक मटेरियल या सेक्शन बोल लो, कोई बोल लो. सेकेंड है हमारे पास ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल. तीसरा हमारे पास अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल. तो जो होमोजीनियस मटेरियल और आइसोट्रॉपिक सेक्शन का क्या होता है? नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है? 2. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का कितना होता है? 9. और अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल का कितना होता है? 21. ये याद रखना है. 21 क्या होता है? होमोजीनियस मटेरियल का नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है? होमोजीनियस मटेरियल या आइसोट्रॉपिक सेक्शन का कितना होता है? 2 होता है. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का कितना होता है? 9 होता है. अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल का कितना होता है? 21 होता है. ठीक है, ये याद रखना, इसको लिख लेना. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मेलेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होती है? तो ये जो भी मैं थ्योरी लिखवाऊंगा वो मैं ये आर के बंसल सर के बुक से लिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी हमको डीएसएसबी के लिए. स्पेशली डीएसएसबी का एग्ज़ाम बहुत कठिन आता है. वैसे भी कठिन तो क्या आता है, बट ठीक आता है. उसमें क्या कहते हैं, टीसीएस वाले क्या करते हैं कि जो भी बुक होगी स्टैंडर्ड बुक, उसके अंदर से छोटे छोटे सेक्शन काट के निकाल के वो लगाते हैं क्वेश्चन में. ठीक है, तो वो याद होनी चाहिए. तो फिर हमारे पास क्या आता है? अगला पॉइंट आता है हमारे पास मेलेबिलिटी. ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास मेलेबिलिटी. अब मेलेबिलिटी क्या होता है? अब मान के चलो मेलेबिलिटी, क्वेश्चन आगे क्या गया? मेलेबिलिटी. ठीक है, मेलेबिलिटी आ गया. अब मेलेबिलिटी में क्या होता है? अब देखना, मेलेबिलिटी में क्या होता है? मानो ये कोई मटेरियल है. ठीक है, मानो कोई ये क्या है? हमारे पास मटेरियल है. ठीक है, ये कोई मटेरियल. अब हम इसको या तो क्या हथौड़े से ठोक के या तो किसी चीज़ से प्रेस करके हम इसको कैसे बदल दे रहे हैं? हम इसको बिल्कुल एक थिन शीट में बदल दे रहे हैं. ठीक है, थिन शीट में बदल दे रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है? इसको बिल्कुल ऐसा कंप्रेस कर दे रहे हैं. ठीक है, कोई मटेरियल, जैसे कोई मटेरियल है, इसको दबा दबा के बिल्कुल क्या कर दे रहे हैं? एक प्लेन सा प्लेट वो बना दे रहे हैं. प्लेन सा एक
शीट सा बना दे रहा है, ठीक है। डक्टिलिटी में क्या होता है, थिन वायर में बदल देते हैं, और मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हम मटेरियल होता है उसको हम एक थिन प्लेट में बदल देते हैं, ठीक है, थिन शीट में बदल देते हैं, थिन शीट में बदल देते हैं, ठीक है। यही होता है इसमें। तो क्या होता है इसमें, लिख लेते हैं बुक से लिख लेते हैं हम इसके बारे में कि मैलिबिलिटी क्या होती है। मैलिबिलिटी होती है हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल या मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ the property of a matter by virtue of which it can be beaten and rolled into thin sheet without rupture is called tough क्या कर without rupture is called malleability। मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या करते हैं हम उसको या तो दबा के, क्या मतलब बीटन करके, मतलब दबा के या तो उसको ठोक के हम क्या करते हैं, उसको हम रोल कर देते हैं, वो उसको क्या करते हैं थिन शीट में बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, थिन शीट में बदल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मैलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, यही बोल रहा था कि मानो कोई मटेरियल है, इसको हम इतना दबा रहे हैं, इतना ठोक रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये एक थिन शीट में बदल जा रहा है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो रहा है, हम उसको बीटन कर रहे हैं और वो क्या थिन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम मैलेबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी में हमको याद रखना है थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें किसमें, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मैलेबिलिटी में। यही है इसमें मैलेबिलिटी में। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास प्लास्टिसिटी। उसके बाद आती है हमारे पास प्लास्टिसिटी। इसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टिसिटी। अब मानो कि कोई मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है। अब क्या हो गया, मटेरियल है ये। अब हमने इस पे क्या लगाया, हमने इस पे लगाया कोई टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स लगाया, इसको खींचा हमने, ठीक है, इसको खींच रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। अब हमने इसको खींच के क्या करा, इसको खींच के हमने कुछ इतना पहुंचा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको डिफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इसको खींच के इतना पहुंचा दिया। ये क्या हो गया हमारी प्लास्टिसिटी। अब क्या होगा कि ये इसकी कोई एक लिमिट है, मानो ये एक लिमिट है, इस लिमिट तक खींचेंगे तो ये वापस, जब हम इसमें से जो लोड है उसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। बट क्या होगा, अगर हम इस लिमिट से आगे तक खींच देंगे, ठीक है, आगे तक हम इसको क्या करेंगे, फोर्स से टेंशन फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो ये इस लिमिट से आगे आ गई, तो फिर क्या होगा, जब हम इसको छोड़ेंगे, जब ये टेंशन फोर्स को हटा देंगे, जब ये टेंशन फोर्स को हम हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाएगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक लिमिट तक तो ये आ जाएगी, एक लिमिट तक ये आ जाएगी। इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं वैसे। इस लिमिट तक खींचेंगे तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। बट अगर इस लिमिट से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो ये वापस नहीं आएगी और इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगा। तो उसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। अब लिखा देता हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी।
प्लास्टिसिटी का मतलब होता है, प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, प्लास्टिसिटी इज द property of, plasticity is the property of, plasticity is the property of a material, plasticity is the property of a material by which, by virtue of which permanent deformation take place, permanent deformation of a material, permanent deformation of the material take place after removal of load, मैंने क्या बताया आपको कि प्लास्टिसिटी क्या है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है मटेरियल में। कब आता है? जब हम उसकी रिमूवल कर देते हैं लोड की। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था कि मानो ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है, उसमें क्या करा हमने, एक टेंशन फोर्स लगाया, वो क्या हुआ, कुछ इस यहाँ तक डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मानो कि हमने क्या करना, 100 न्यूटन का लोड लगाया और यहाँ तक एक इलास्टिक लिमिट तक ये यहाँ पे तक बढ़ गया, पर क्या हुआ, फिर हमने क्या करा, लोड को अब हमने 200 न्यूटन कर दिया, तो वो क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको, लोड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। लोड को रिमूव करा तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, ये वापस आके कुछ इस एरिया पे रुक जाएगा, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, प्लास्टिसिटी पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कुछ नहीं, वही पार्ट है कि इलास्टिसिटी वही पार्ट है, कुछ नहीं है उसमें, कि मानो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं हम, कि इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी में क्या होता है, मानो कि ये कोई मटेरियल है, अब हम इसमें क्या करें, हमने इसमें कुछ लोड लगाया, कहाँ तक लगा हमने, मतलब इसमें कोई टेंशन फोर्स लगाया, और ये क्या हुआ, ये इलास्टिक लिमिट तक, केवल इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन हुआ, विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या हो गया, हमने टेंशन फोर्स लगाया, कहाँ तक लगाया, विद इन इलास्टिक लिमिट तक। कहाँ तक लगाया हमने, विद इन इलास्टिक लिमिट, और बियॉन्ड द लगा देंगे, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट लगा देंगे, तो क्या होगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और हमने क्या किया, अभी कहाँ तक लगाया, हमने लगाया सिर्फ इलास्टिक लिमिट, ये मानो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक लगाया, इलास्टिक लिमिट तक हमने टेंशन फोर्स लगाया। अब क्या करेंगे, जब हम ये टेंशन फोर्स को हटा देंगे तो ये क्या होगा, ये जो मटेरियल है जो इतना डिफॉर्म हुआ था, ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल, मतलब एलोंगेशन हुआ था, डिफॉर्म बोलो या एलोंगेशन हुआ था, तो ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ये दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ गया। देखा अगर आपने इलास्टिक की चीज़ें देखी होगी यार, इलास्टिक के पैंट में पहले इलास्टिक लगे रहते हैं, उसको खींचोगे, उसको छोड़ोगे तो एकदम से डिफॉर्म हो जाएगा। प्लास्टिक की चीज़ में क्या होगा, एक तरह हमने इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया तो क्या होगा, वो थोड़ा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इलास्टिक में ऐसी है, क्या होता है, जब हम टेंशन फोर्स हटा देते हैं तो क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। और कहाँ तक लगता है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट तक, विद इन इलास्टिक लिमिट तक लगाएंगे तभी ये वापस उसी शेप में आ पाएगा। अगर हम बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चले गए तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो प्लास्टिसिटी की क्राइटेरिया में चले जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसमें लिखते हैं इलास्टिसिटी के बारे में, लिखते हैं बुक से कि इलास्टिसिटी मैं बोल रहा हूँ, मेरी राइटिंग खराब है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते रहना कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of which it return to its
original to retain its original dimension during अनलोडिंग। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है कि इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या हो रहा है, रिटर्न अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है। कब? जब हम उसमें से लोडिंग को हटा दे रहे हैं, तो ये क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, फिर होती है एक टेनसिटी आती है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, मैंने समझा दिया था। अब आता है हमारे पास टेनसिटी क्या होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास टेनसिटी। ठीक है, एक आती है हमारे पास टेनसिटी। ठीक है, टेनसिटी आती है हमारे पास। अब टेनसिटी क्या होती है, मानो कि जैसे ये कोई हमारे पास मटेरियल है। ठीक है, ये कोई मटेरियल है। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। इसके अंदर ये कुछ, इसके मटेरियल के अंदर के कुछ पार्टिकल्स मान लो। ठीक है, ये कोई पार्टिकल्स है। ठीक है, अब क्या होगा जब हम इसको खींचेंगे, जब मान लो इधर से फिक्स है और हम इधर से खींच रहे हैं इसको, तो क्या होगा देखना। अब ये दो गोल है। ठीक है, ये गोल है। ठीक है, अब हम इसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी शेप में चेंजेस आएंगे ना, इसके शेप में चेंजेस आएंगे। शेप में चेंजेस आ रहे ना। तो जो इस फोर्स को ये रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, ये रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, किस वजह से, इंटरनल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके वजह से ये क्या करेगा, इसको सहेगा। वो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रेस बोलेंगे। हम स्ट्रेस बोलेंगे। वो क्या करेगा, इसको इस शेप में कन्वर्ट करेगा, इस शेप में चला जाएगा, और ये क्या करेगा, जो ये फोर्स लग रहा है उसको रजिस्ट करने की जो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। रजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है, जो रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेनसिटी। ठीक है, जो रजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेनसिटी कहते हैं। ठीक है, उसको टेनसिटी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम टेनसिटी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में लिखवा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब किसी मेटल पर टेंशन फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उस मेटल के द्वारा टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने की कैपेसिटी को टेनसिटी कहते हैं। टेनसिटी कहते इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हेन टेंशन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल। तो देन तो क्या होता है उसके बाद, जो टेंशन फोर्स, जो मटेरियल के अंदर की जो टेंशन फोर्स होती है उसको जो रजिस्ट करता है, तो टेंशन फोर्स को जो रजिस्ट करता है उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, किसको, टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने की जो टेंशन फोर्स को रजिस्ट कर, जब मटेरियल, मानो ये मटेरियल है, मटेरियल के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगा दिया। जो इस मटेरियल के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो जो टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होगी, जो रजिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेनसिटी। ठीक है, अब डीएसएसबी का एग्जाम तो यार वो है, वहाँ इंग्लिश में लिखो, हिंदी में कोई बात नहीं, समझने वाली बात है। वो तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको हिंदी में भी समझ आ जाएगा, तो अच्छा हुआ, आंसर लगा लोगे वहाँ पे, है ना। जब किसी मटेरियल को, ये लिख लिया हमने टेनसिटी के बारे में। अब आता है फटीग। कि फटीग क्या होता है। ठीक है, टेनसिटी पढ़ लिया, अब फटीग पढ़ेंगे। फटीग क्या होता है,
फटीग। फटीग के बारे में पढ़ेंगे हम कि फटीग क्या होता है। फटीग क्या होता है, मानो जैसे ये कोई मानो कि जैसे ये कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे ये कोई चीज़ है, अगर हम इस पर बार बार मार रहे हैं, ठीक है, बार बार मार रहे हैं, मानो कोई भी चीज़ है बार बार मार रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार मारना है, ठीक है, बार बार उसको मार रहे हैं, मैं कोई चीज़ थप्पड़ मार रहे हैं, उसको कुछ चीज़ को कोई भी चीज़ मार रहे हैं, तो ये क्या होगा, बार बार मारने की उसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक लोडिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक लोडिंग। अब क्या होगा, अब हमने इसको मारा, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, डिफॉर्मेशन आया, फिर एकदम से थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर एकदम से दोबारा मारा, फिर वो दोबारा बढ़ जाएगा, फिर वो कुछ इधर पहुँच जाएगा। अब ये जो पहले इतना डिफॉर्मेशन हुआ था, अब वो इतना डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर मारा, थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हमने फिर वो फिर इस शेप में आ गया, फिर हमने उसको एक बार और मारा, फिर उसके बाद ये इस शेप में, फिर इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ गया। तो इसी को हम बोलेंगे साइक्लिक लोडिंग, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फटीग भी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, इसी को हम फटीग भी कह देंगे। अब इसमें क्या लिखने वाली बात है, लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि फटीग क्या होता है, डिट्रोशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड cycles of stress or strain, deterioration of a material under the repeated cycles of stress and strain resulting in progressive cracking that eventually produce fatigue is called फटीग, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपको बताया क्या होगा, जैसे ये कोई बॉडी है, समझ लो कोई इंसान की बॉडी है, उसमें हम थप्पड़ मार रहे हैं, तो कुछ भी मान लो, चलो कोई और मान लो, उसमें हम थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं, ये साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं हम, बार बार उसको थप्पड़ मारे, क्या होगा, पहले थोड़ा इतना डिफॉर्म होगा, फिर जब ये वापस आएगा तो कुछ इतने पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इतना हमारा डिफॉर्म होगा, फिर हम इस पर दोबारा से मारेंगे, तो ये क्या होगा, यही चीज़ फिर आगे बढ़ जाएगी, फिर ये वापस आएगी, तो फिर ये इतने तक डिफॉर्म हो जाएगी, फिर ये वापस, फिर इसको मारेंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएगी, फिर ये इतने तक, तो क्या होगा, ये होता रहेगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फटीग। में क्या लिखा है, डिट्रोशन ऑफ अ मटेरियल अंडर द रिपीटेड साइकिल स्ट्रेस स्ट्रेन रिजल्टिंग इन द प्रोग्रेसिव क्रैकिंग इज इवेंचुअली प्रोड्यूस अ फटीग। क्या इवेंचुअली प्रोड्यूस कर रहा है, फटीग को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं। अब क्या होता है, फटीग जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो फटीग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, फटीग किस पे डिपेंड करता है, ये जो है फटीग, नोट पॉइंट है, जो फटीग है वो किस पे डिपेंड करता है, फटीग फेलियर डिपेंड्स, जो फटीग फेलियर है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, हम कितने मैग्नीट्यूड से लोड लगा रहे हैं, मतलब अगर हम बार बार एक ही बराबर के लोड, एक ही हल्के हल्के से थप्पड़ मारेंगे तो बराबर उतना ही डिफॉर्म होता रहेगा, पर अगर हम एक तेज से मार देंगे तो वो ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा अंदर को, ठीक है। तो ठीक है, ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग एंड नंबर ऑफ साइकिल्स लोडिंग, और कितने नंबर कितने थप्पड़ मारे, ये वाली बात। अब जैसे अगर हम इसको इंजीनियरिंग भाषा में मान लो, ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर गाड़ी चल रही है, अब क्या होगा, यहाँ पे बार बार हर बार टायरों के उससे दबता रहेगा ना, डिफॉर्म होता रहेगा, थोड़ा होता रहता है, और ये गाड़ी चलती रहती है, आगे फिर और गाड़ी आएंगी, दूसरी क्या नंबर ऑफ साइकिल्स आते रह रहे हैं इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर, तो इसी कारण इसको फटीग लोड कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब मान लो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, हाँ, कि अगर मानो कोई एक छोटा सा ब्रिज बनाया है, उसकी
क्षमता है 100 न्यूटन सहने की, ठीक है। तो 100 न्यूटन तक के जितने, उससे नीचे या 100 न्यूटन के बराबर तक के जितने लोड है वो जब चलते रहेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर क्या होगा, अगर 200 न्यूटन की कोई भारी चीज़ आ गई इसके ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और टूट जाएगा। ये भी पॉइंट है इसमें, ठीक है, फटीग में। अब आगे पढ़ेंगे। फटीग तो हमने पढ़ लिया, ये याद रखना बस कि फटीग फेलियर किस पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग पे डिपेंड, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है और एक तो नंबर ऑफ साइकिल्स पे, साइक्लिक लोडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। फटीग हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास इंड्योरेंस लिमिट। एक होता है हमारे पास इंड्योरेंस लिमिट, ठीक, अच्छे से लिख देता हूँ। एक होता है हमारे पास इंड्योरेंस लिमिट, इंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, इंड्योरेंस लिमिट। अब इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, जब जैसे किसी मतलब मानो हम उस पर बार बार साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, इन्फिनाइट नंबर की साइक्लिक लोडिंग लग रही है और फिर भी वो फेल नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंड्योरेंस लिमिट कहेंगे। अब जैसे मानो कि हमारे पास ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ब्रिज है। अब ये हमारे पास कोई ट्रक है, ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो 100 न्यूटन तक सहने की क्षमता है इस ब्रिज की, ठीक है। एग्जांपल के तौर माने इसके 100 न्यूटन क्षमता है सहने की। अब क्या होगा, जितने भी 100 न्यूटन से कम वाले, लेस वाले या 100 न्यूटन वाला, जब भी इस पे जाएंगे कितने भी चले जाए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल क्या होता है, 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 7, ये याद रखना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल कितना, 10 की पावर 7 क्या होता है, 10 की पावर 7 होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर 100 न्यूटन, मानिए ब्रिज है ना, और इस ब्रिज की क्षमता कितनी है, 100 न्यूटन की सहने की, तो क्या होगा, 100 न्यूटन से कम या 100 न्यूटन के लोड वाला जितना भी बार इसमें गाड़ी जाएगी, कुछ भी जाएगा तो ये टूटेगा नहीं। बट क्या होगा, अगर ये 200 न्यूटन पे चला गया, मानो ये 200 न्यूटन का, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो वो तो फटीग के केस में आ गया, टूट जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि इससे कम 100 न्यूटन से कम या 100 न्यूटन के बराबर नंबर ऑफ साइकिल, कितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल हमारे जो ये है, ये इसके ऊपर से जाएंगे, तो क्या होगा, ये टूटेगा ही नहीं, कभी ये ब्रिज टूटेगा ही नहीं, ठीक है। यही है हमारा इंड्योरेंस लिमिट के बारे में। और जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल की याद रखना है, जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल होती है वो कितनी थी, 10 की पावर 7 होती है, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे अब इंग्लिश में। इंड्योरेंस लिमिट के बारे में लिखेंगे। endurance limit is the maximum stress below which a material can withstand infinite number of cycles of stresses। जैसे मैंने आपको बताया था, इंड्योरेंस लिमिट क्या है, एक मैक्सिमम स्ट्रेस है। इंड्योरेंस लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस बिलो, मैक्सिमम स्ट्रेस के बिलो अगर मटेरियल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगे तो वो टूटेगा नहीं। वही वाली बात है कि ये हमारा ब्रिज है, अगर इसकी क्षमता 100 न्यूटन की है और ये जो कार, जो भी जितनी भी कार जाएंगी उनका जो वो है वेट, जो भी मान लो वेट मान लो वो 100 न्यूटन से कम है, लेस है, या 100 न्यूटन के बराबर है, इक्वल टू 100 न्यूटन है या 100 न्यूटन से कम है, तो ये कभी फ्रैक्चर ही नहीं होगा, ये टूटेगा ही नहीं कभी, ठीक है। यही बात है। तो बाकी यार फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे थोड़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्लासरूम नॉलेज को टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और शेयर भी ज़रूर करना।
और बाकी जो भी DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए तो हमको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। तो भाई यार फ्रेंड, बाकी जो भी आपको अच्छा लगा होगा शेयर करना। थैंक यू।